सो हे गाइस, आज हम लोग डे 3 में आ गए हैं यूपीएससी स्टडीज एंड आंसर राइटिंग सीरीज में। तो आज हम एक और क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं सारे क्वेश्चन अभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही ले रहा हूँ, एग्रीकल्चर और उसके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ये मैं जानबूझ के ले रहा हूँ ताकि आपको एक अलग वे में आपको सारे क्वेश्चंस एक साथ मिल पाए, ताकि आप उसके हिसाब से सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस कर पाएँ। और मेरी माने तो फ्रेंड्स, आप रैंडमली क्वेश्चंस ना उठाया करें। अगर आप रैंडमली क्वेश्चंस उठाएंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबके लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। उतनी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में एकदम से नहीं जाएगी। तो आप पहले एक पर्टिकुलर पैटर्न पकड़ लें, उस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, फिर दूसरे पैटर्न पे जाए। तो वही तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। तो आज मैंने एक और क्वेश्चन उठा लिया है, जीएस थ्री का ही है, और ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है। और ये 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का। तो इसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस अप्रोच अपनाएंगे। इसमें भी सेम अप्रोच अपनाएंगे, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। पहले हम इंट्रो लिखेंगे, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंट्रो और कंक्लूजन लिखने में लोगों को ज़्यादा दिक्कत आती है। बॉडी सब लोग लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें कंटेंट की जरूरत होती है। इसके लिए आपको कंटेंट की जरूरत है इसमें, और इसके लिए आपको ज़्यादा कंटेंट की जरूरत नहीं है। बस एक बार स्टार्टिंग इनिशियल थोड़ा अच्छा कर दीजिए, उतना काफ़ी है। और कंक्लूजन में थोड़ा बहुत पार्ट बॉडी का ही आ जाता है, तो आप इसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियोस बनाने की। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। अभी हम लोग पहले वो इंट्रोडक्शन लिखने वाले हैं। सो गाइस, आपने आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दिया है। और इंट्रोडक्शन में मैंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से स्टार्ट किया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का या फूड से रिलेटेड, तो आप एनएफएसए को कोट कर सकते हैं, क्योंकि एनएफएसए 2013 में ही दिया हुआ है कि हम लोग को राइट टू फूड एज अ लीगल गारंटी। तो मैंने यही सेम चीज़ बस लिख दी है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि इस टाइप को जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप भी यहीं ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। मैंने इंट्रो लिख दिया है, बहुत ही सिंपल लिखा है, और ये बहुत ज़्यादा ईजी है। और इससे ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, बॉडी पार्ट पर जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था, पहले हम लोग को कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेना चाहिए था। तो इसमें क्या पूछा, व्हाट आर द रिफॉर्मेटिव स्टेप्स देने के लिए बोला, टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेक द फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर इफेक्टिव। तो ये 3 कीवर्ड्स है गाइस, ये 4 कीवर्ड्स है गाइस। तो स्टेप्स पूछा इसमें, तो हमने पहले इश्यूज हम लोग इसके बताए थे कि क्या इशू होता है, जब भी तो हम लोग बताएंगे कि स्टेप्स क्या लिखने हैं, क्योंकि 250 वर्ड्स का है। अगर ये 150 वर्ड्स का होता है तो हम सीधे स्टेप्स पे जा सकते थे, पर ये 250 वर्ड्स का है, तो क्वेश्चन को थोड़ा, आंसर को थोड़ा बड़ा लिखना है हम लोगों को। तो पहले हम इसके इश्यूज भी लिख देते हैं, और फिर हम इसके स्टेप्स लिख देंगे।
तो गाइस मैंने 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं। मैंने 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो गाइस मैंने 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा इंट्रोडक्शन था और यहाँ से मैंने मेन पॉइंट स्टार्ट किए हैं इश्यूज से रिलेटेड। तो इश्यूज में मैंने लिखा है लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज गोडाउन, सेकंड में लीकेज लिख दिया है, लीकेज के बारे में लास्ट में आपको समझा दूंगा। थर्ड में हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिख दिया है और फोर्थ में मैंने लिखा है मेंटेनेंस ऑफ राशन स्टॉक। इसमें आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो गाइस मैंने 5 पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। आपको देखिए, आप इसे क्वेश्चंस को मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको मतलब एक पर्टिकुलर अप्रोच अपनाना पड़ेगा कि आप क्वेश्चंस की जो अगर उसमें इश्यूज पूछा है तो आपको इश्यूज बताना पड़ेगा कि ऊपर लेवल पे क्या इश्यूज है, लाइक प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे क्या इश्यूज है, और नीचे लेवल जैसे राशन शॉप पे होता है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे क्या इश्यूज आते हैं। जैसे वहाँ पे हम लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नहीं है, तो जो पॉइंट ऑफ सेल इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स होती हैं वो भी नहीं है, तो और वेट करने वाले इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन भी नहीं है, तो उससे लीकेजेस का प्रॉब्लम आता है, किसी को कम चला जाए किसी को ज़्यादा चल जाए। तो आपको हर एक छोटी छोटी डिटेल्स लिखनी पड़ेगी, मतलब नीचे से रिलेटेड भी, जो नीचे मतलब लोकल एरिया पे क्या प्रॉब्लम आता है और ट्रांसपोर्टेशन लेवल पे क्या प्रॉब्लम आता है, और ऊपर जैसे गोडाउंस में हमारे पास कोल्ड स्टोरेज गोडाउंस नहीं है, तो जो खराब होने वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज सिस्टम नहीं है हम लोगों के पास। तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स लिखनी पड़ेगी, तभी आपका क्वेश्चन आंसर एक अच्छा आंसर बन पाएगा। इसके हम अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, मतलब मेन पार्ट पे आते हैं, जहाँ पे पूछा है कि कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं, व्हाट आर द रिफॉर्मेटिव स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं। तो हम इसमें स्टेप्स लिख देते हैं।
तो कैसे यहाँ मैंने क्वेश्चन का मेन पार्ट भी कवर कर लिया। स्टेट्स टेकन बाय गवर्नमेंट के मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं, ये मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा। ONORC मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड, ये तो आपको मेंशन करना ही करना है। सेकंड में ऑनलाइन मॉनिटरिंग, थर्ड में यूज ऑफ स्मार्ट कार्ड्स, फोर्थ में जीपीएस ट्रेनिंग, 5 में SMS बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, 6 में डीबीटी और 7 पे मैंने लिखा है EPOS इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स के बारे में लिखा है। ये मैं आपको बता दूंगा कि मैंने इस टाइप से कैसे सोचा। हम कंक्लूजन वाले पार्ट पे चलते हैं। तो गाइस मैंने अपना आंसर कंप्लीट कर लिया है और आप ये देख सकते हैं कि मैंने इस आंसर को कैसे लिखा है। और मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार समझा देता हूँ कि मैंने इस कोई आंसर को अप्रोच किस तरीके से करा है। हाँ तो अब एक सेकंड गाइस। हाँ तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर द रिफॉर्मेटिव स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेक द फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर इफेक्टिव। देखिए पहली बात तो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात है तो PDS की बात है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात है, तो आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का मेंशन करना ही करना है, चाहे वो बॉडी में करे या इंट्रोडक्शन में करे। मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में करा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे NFSA लिखा, फिर उसके बाद फुल फॉर्म भी लिखा। ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं कि NFSA लिख के NFSA 2013 लिख के आगे बढ़ जाते हैं, पर नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। कोई भी आप अगर आप एब्रीविएशन यूज़ करते हैं तो पहले उसका आपको फुल फॉर्म लिखना ही लिखना होगा। एक बार अगर आप दूसरी बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने NFSA से स्टार्ट किया है और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा। मैंने यहाँ पे लिखा है NFSA 2013 प्रोवाइड्स राइट टू फूड एज ए लीगल गारंटी टू द पीपल ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग वेरियस स्टेप्स टू मेक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर रोबस्ट। ठीक है, तो यहीं तक मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा है और ये बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन है और इनफ है। और इससे ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। आपको जितना ईजी लिखना हो उतना ही, जितना ईजी लिख सकते हो उतना ही लिखना है, क्योंकि आपको आंसर को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। और पहली बात तो कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं होता है गाइस। अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते कि 15 मार्क्स क्वेश्चन है आपको 15 ही मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो कभी मिलने नहीं वाला है। चाहे कोई कितना भी बड़ा टॉपर हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 9 नहीं तो 10 मार्क्स मिल सकते हैं इसमें। तो इसमें इश्यूज पे आए, जैसे हम लोग इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि रिफॉर्मेटिव स्टेप्स के बारे में पूछा था, तो हमने यहाँ पे इशू का मेंशन इसलिए करा क्योंकि आंसर ये क्वेश्चन 250 वर्ड्स का, अगर ये 150 वर्ड्स का होता तो हम इश्यूज नहीं लिखते, सीधा स्टेप्स पे आ जाते। पर 250 वर्ड्स का था तो हमने इस पे इश्यूज भी लिखा कि इश्यूज मेन क्या है। तो पहली बात इशू मतलब कुछ इश्यूज को आप हमेशा ध्यान में रखें फूड ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ये आप मेरे क्वेश्चन आप लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद धीरे धीरे करके आपके दिमाग में चीज़ें घुसने लगेंगी कि आपको कौन सा पॉइंट कहाँ पे यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आता है कि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज गोडाउन्स नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारे फूड्स होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो पहले मैंने यही मेंशन किया है, लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज गोडाउन्स, FCI इज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ कोल्ड स्टोरेज गोडाउन लीडिंग फूड ग्रेन्स टू पेरिश फास्टर। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। सेकंड में अंडरलाइन करके आपको लिखना है लीकेज के बारे में क्या लिखा है मैंने कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम FCI टू स्टेट एंड फ्रॉम स्टेट्स टू राशन शॉप्स देयर आर इंसिडेंसेस ऑफ लीकेजेस, अडल्ट्रेशन एंड करप्शन। अडल्ट्रेशन होता है मतलब उसमें मिलावट कर दी जाती है, मतलब अच्छा सामान निकाल लिया जाता है, अच्छा फूड ग्रेन्स निकाल लिया जाता है और खराब फूड ग्रेन्स उसमें डाल दिया जाता है। और उसमें से मतलब जितना फूड ग्रेन्स भेजा जाता है उतना वो स्टेट्स तक पहुंचता भी नहीं है या स्टेट से राशन शॉप तक पहुंचता भी नहीं, मतलब बीच में ही करप्शन हो जाता है। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है करप्शन और कोल्ड स्टोरेज का, तो पॉइंट हमेशा याद आएगा। थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि अब देखिए किसी भी चीज़ को हम पहुंचाएंगे मतलब एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन में भी पैसा तो लगेंगे ना, पैसे तो लगेंगे। तो जितना हम लोगों को एलोकेट कर दिया था गवर्नमेंट ने कि इतने 1000 करोड़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च होंगे, उसमें से कुछ पैसे तो ट्रांसपोर्टेशन में ही चल गए। तो मैंने इस पॉइंट को भी हाईलाइट किया है कि ट्रांसपोर्टेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट खर्च हो रहा है। ये भी बहुत बड़ा इशू है। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम budget is consumed in transportation
कॉस्ट, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट में लिखा है मेंटेनेंस ऑफ राशन शॉप। अब देखिए राशन शॉप पे फूड ग्रेन्स जाएगा तो राशन शॉप के जो ऑनर हैं उन लोगों को भी क्या बोलते हैं पैसे देने की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें भी पैसे खर्च होते हैं, उनको मेंटेन शॉप्स को मेंटेन करने के पैसे खर्च होते हैं। मैंने ये भी लिखा है राशन शॉप्स आर मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड नीड एक्स्ट्रा शेयर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है राशन शॉप लैकिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। अब देखिए अब मॉडर्न टाइम आ चुका है तो ये पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है, जैसे कि अभी की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डिजिटल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, तो आप ये पॉइंट लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा सामने वाले को, ताकि मतलब चेक करने वाले को लगेगा कि ये आज के टाइम से एकदम सिंक में है, मतलब ये डिजिटल चीज़ों से रिलेटेड मतलब टीचर भी पढ़ते रहते हैं, तो जब वो ये पॉइंट देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये बच्चे ने अच्छा पॉइंट यूज़ किया है। फिर यहाँ पे स्टेप्स के बारे में मैंने लिख दिया है, जैसे मेन क्वेश्चन तो यही था ना कि स्टेप्स हमें लिखना है, मैंने यहाँ पे स्टेप्स के बारे में लिख दिया है। हाँ, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। तो वन नेशन वन राशन कार्ड, ये तो जैसे आपने सुना होगा 2020 का आई थिंक केस है, जब वन नेशन वन राशन कार्ड की बात चली थी, जब माइग्रेंट लेबर एक जगह से दूसरी जगह जाते तो कितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो वन नेशन वन राशन कार्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस टू बेनिफिट माइग्रेंट लेबरर्स हु आर अर्निंग देयर वेजेस इन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं लिखा है। सेकंड पॉइंट में लिखा है ऑनलाइन मॉनिटरिंग के बारे में लिखा है कि लाइक गवर्नमेंट इज रिवैम्पिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाय मेकिंग इट ऑनलाइन एंड मोर ट्रांसपेरेंट। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे डिजिटल चीज़ों से रिलेटेड लाइक और सब कुछ ऑनलाइन करने पे मतलब अभी की गवर्नमेंट लगी हुई है, तो ताकि जो भी पूरा सिस्टम है वो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बन जाए, करप्शन वहाँ पे ना हो। तो सेम पॉइंट मैंने यहाँ पे भी लिखा है ताकि इससे सिंक में हो जाए। ऑनलाइन मॉनिटरिंग के बारे में लिखा है। फिर अब थर्ड पॉइंट में लिखा है यूज़ ऑफ स्मार्ट कार्ड। जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने तो कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी हमेशा, लाइक मेरे को इसके बारे में कुछ जैसे छत्तीसगढ़ के बारे में केस स्टडी याद है, मेरे को तमिलनाडु के बारे में स्टार्ट है याद है, महाराष्ट्र के बारे में याद है, तो आपको भी याद रखनी पड़ेंगी चीज़ों से रिलेटेड। लाइक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI और PDS से रिलेटेड स्पेसिफिकली दिया गया है, क्या बोलते हैं यूपीएससी के मेन सिलेबस में दिया गया है कि इन चीज़ों के आपको ऊपर पढ़ना है, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो आप ये सारी केस स्टडीज भी याद रखिए कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या किया है, ताकि आप उसको एग्जाम्पल टाइप में कोट कर पाए। जैसे मैंने स्मार्ट कार्ड के बारे में लिख दिया, स्मार्ट कार्ड हैज बीन इशूड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सो एज टू सेव द डेटा ऑफ इंडिविजुअल पर्सन इन कार्ड रिलेटेड टू फूड गेम्स। फिर फोर्थ में लिखा जीपीएस ट्रैकिंग के बारे में मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे लीकेजेस के बारे में लिखा था। तो गाइस अब इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो आप इश्यूज लिख रहे हैं उसी से रिलेटेड भी उसका सोल्यूशन भी हो। ऐसा नहीं कि इश्यूज कहीं और जा रहा है और सोल्यूशन उसका कहीं और जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होना चाहिए। तो जीपीएस ट्रैकिंग मैंने इसलिए लिखा है ताकि ट्रक्स के ऊपर जीपीएस से मॉनिटरिंग करी जा सके, ताकि वहाँ से कुछ मतलब अडल्ट्रेशन ना हो पाए या उसमें से लीकेजेस ना हो पाए। तो फिफ्थ मैंने लिखा SMS के बारे में, जो बेनिफिशियरी है वो रिसीव कर सकता है SMS और भेज सकता है, ताकि उसे पता चल जाए कि कब फूड ग्रेन राशन शॉप पे पहुंचा है कब नहीं पहुंचा है। और DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये भी देख लीजिए, अभी भी आज के डिजिटल टाइम में जो अभी की गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है DBT के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे वेजेस स्कीम्स हैं जो पहले इस तरीके से नहीं चलते थे, अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अब सब्सिडी की जगह सीधा उन्हें पैसे दे दिए जाते हैं ताकि वो लोग खुद अपनी चीज़ें शॉप से ले पाए। तो उससे क्या होता है कि राशन शॉप मैनेज नहीं करना पड़ेगा, तो उसके पैसे बचेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे बचेंगे। तो DBT भी मैंने एक इसका सोल्यूशन लिख दिया है। हाँ, तो ये मैंने 6 पॉइंट लिखा और मैंने एक 7 पॉइंट और लिखा है EPOS एंड EPOS इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल एंड ई वेविंग मशीन। अभी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने इश्यूज में मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उनके पास नहीं है। तो अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है स्टेट्स को कि ना इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन और ई वेविंग मशीन सारे के सारे राशन शॉप में होने चाहिए ताकि लीकेजेस ना हो पाए। तो देख लीजिए मैंने कितनी ईजिली बहुत ईजी पॉइंट्स बनाए, मैंने बहुत ईजिली लिख दिया और आप भी इस तरीके का आंसर लिख सकते हैं और आप इससे भी बेहतर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए परफेक्ट आंसर कुछ नहीं, आपको रेगुलर मेहनत करती रहनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक टाइम के बाद आके आप रुक जाएंगे तो वैसे का वैसे ही रहने वाला है। अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो आप फिर चीज़ें खराब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप उसको कंटिन्यूसली इवॉल्व करना, कंटिन्यूसली अच्छा बनाते रहना। अब कंक्लूजन मैंने क्या लिखा है, कंक्लूजन में आप फिर कोई अगर डेटा आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो लाइक पॉजिटिव नोट से खत्म भी कर सकते हैं कि हाँ गवर्नमेंट इतना कर रही है। मैं तो कहूँगा आप पॉजिटिव नोट से खत्म करें, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप गवर्नमेंट के बारे में कुछ लिखें कि क्रिटिसाइज ही करते हैं, नहीं। लास्ट में आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो अच्छा लिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए। और FCI, हाँ, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखना भूल गया, जैसा कि लिखते टाइम मेरे को याद नहीं आया था, बट आप अगर चाहे तो लिख सकते हैं कि FCI 2016 में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि FCI को जो लैगिंग स्टेट है लाइक UP बिहार इन सब पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि जो रिच स्टेट है वो लोग तो कर लेंगे खुद अपना सिस्टम मैनेज कर लेंगे, तो पुअर स्टेट पर ज़्यादा फोकस FCI को करना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने लिख दिया। फिर लिख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड पायलट प्रोजेक्ट फॉर DBT। ये भी मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैंने पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखा है ताकि मतलब कि ये एक ट्रायल मेथड पे अभी ट्रायल चल रहा है इसका, तो मैंने ऐसे करके लिख दिया। ऑल्सो कंटिन्यूसली टेकिंग स्टेप्स टू मेक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर इफेक्टिव। तो आप देख सकते हैं गाइस मैंने बहुत ईजिली
इन सारे आंसर्स को लिख दिया है और आप इस तरीके का आंसर लिख सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हम लोग एक पैटर्न वाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम कोई भी क्वेश्चन रैंडमली नहीं उठाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेरा जो भी क्वेश्चन होता है या तो वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगा या इन्हीं के अलाइड सेक्टर से रिलेटेड होगा। वो कुछ एकदम अलग क्वेश्चन नहीं होगा कि मैं इंटरनल सिक्योरिटी का जीएस3 का क्वेश्चन आपको नहीं देने वाला हूँ, ना एकदम इकोनॉमी का जो कोर क्वेश्चन होता है वो नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो आपने अगर मेरी पहली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो भी देख लीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि हम रोज के रोज एक आंसर लिखने वाले हैं ताकि इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो पाए। और एक और चीज़ गाइस कि मैं अगर आंसर्स लिखता हूँ तो आपको भी उसी टाइम साथ साथ आंसर्स लिखने होंगे ताकि आप लास्ट में मैच कर पाएँ, तभी उसका कुछ फ़ायदा है। और डे 1 से लेके आपको स्टार्ट करना है और रोज़ आपको एक एक आंसर लिखना है। जब मैं 2 आंसर लिखूँ तो आपको भी 2 आंसर्स लिखने हैं। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जो आंसर मैं लिख रहा हूँ मैं एक पर्टिकुलर पैटर्न वाइज से लिख रहा हूँ, आप भी उसी टाइप से लिखिए। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी लेटेस्ट 2022 के क्वेश्चन से लेके 22 के क्वेश्चन से लेके लास्ट 2013 तक के, मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लस हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और अभी हम अगले 1 साल तक यही करने वाले हैं, इसलिए आपको इस पर एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी वीडियो देखिए, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप मैच करिए आपका आंसर कैसा कैसा लग रहा है, और फिर बस इसी तरीके से चलता रहेगा। और आप अपने करंट अफेयर्स पे भी ध्यान दीजिए ताकि आप इसमें एक नए स्टेप्स ऐड कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच गाइज।